आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कीर्ति क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को जो आपके लिए सीटेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये वाली क्लास 4th क्लास रहेगी ईवीएस की। इससे पहले भी 3 क्लासेस हैं ईवीएस की जो मैंने आपको दे चुकी हूँ। आप चैनल पे जाएं और उन वीडियोस को भी जल्दी से देख लें जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो और अच्छे से हो सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से रिलेटेड। तो मैंने आपको बताया है कि ये बेटा जो टॉपिक है इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आना ही आना है, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या है? प्रत्येक वर्ष परीक्षाओं के माध्यम से होने वाला मूल्यांकन, या सेकंड शिक्षार्थियों के शैक्षिक वर्ष से शैक्षिक पक्षों की किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन, शिक्षार्थियों के ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन, और लास्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है शिक्षार्थियों की याद करने की क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। तो ये जो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन जो है यहाँ पर देखो एक चीज़ समझ लेना, सतत का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, लगातार। मूल्यांकन एक ऐसी प्रोसेस है जो लगातार चलने वाली प्रोसेस है। आप क्लास में हो तो ज़रूरी नहीं कि आप बच्चे का ओरल टेस्ट ले रहे हो या रिटन टेस्ट ले रहे हो तभी आप बच्चे का मूल्यांकन कर पा रहे हो, ये देख पा रहे हो वो कहाँ पर कितना क्या कर रहा है, कहाँ उसकी गलतियाँ हैं, वह कितना सीख रहा है। एक टीचर हर टाइम अपने बच्चे का क्या कर सकता है, मूल्यांकन कर सकता है। तो जो मूल्यांकन है वो एक सतत प्रोसेस है। और व्यापक यहाँ पर मतलब जो होता है इसका मतलब होता है बच्चे का जो हर एक जो पक्ष है, आपने पढ़ा है बुद्धि अलग अलग टाइप की होती है, बहुत कई आयाम होते हैं बुद्धि के, बहुआयामी सिद्धांत आपने पढ़ा है। तो ये जो बुद्धि के अलग अलग आयाम है तो आपको क्या करना है, व्यापक रूप से उसकी जितनी भी ज्ञान है, समझ है, अनुप्रयोग हैं, कैसे विश्लेषण करता है, उसकी क्या क्षमताएं हैं, उन सभी का आपको मूल्यांकन करना है। चाहे वो शैक्षिक संबंध में हो, चाहे वह सह शैक्षिक जो पक्ष हैं उनके संबंध में हो। तो इस ऑप्शन के लिए जो हमारा आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है शिक्षार्थियों के ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन, ठीक है, जिसके अंतर्गत शिक्षार्थियों को समग्र ज्ञान से परिचित करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये देखो, एक कक्ष में पौधों में श्वसन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए एक शिक्षक एक आरेख प्रस्तुत करता है। इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने जो इससे पहले जो प्रीवियस सेट्स लगाए हैं उनमें भी एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलता ही मिलता है जिसमें बच्चे ज़्यादातर गलती कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ उसने क्वेश्चन में दिया है, पौधों में श्वसन जो है, श्वसन मीन्स होता है रेस्पिरेशन, जो ग्लूकोज जो है उस ग्लूकोज को तोड़कर क्या लेना, वो जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल और एनर्जी को रिलीज़ करेगा। तो इन सिंपल टर्म्स हम कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू गेट एनर्जी, फूड को तोड़ना जिससे कि एनर्जी मिल सके। फूड को तोड़ने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए तो वो आपका हो गया रेस्पिरेशन हो गया या श्वसन हो गया। अब श्वसन की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए उसने एक आरेख बनाया। आरेख क्या है, आरेख जो दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि देखो ए जो है वो पत्तियों को दिखा रहा है, यहाँ पर ए जो है वो पत्तियों को दिखा रहा है, बी जो है वो फूल को दिखा रहा है, सी जो है वो तने को दिखा रहा है, और डी ऐसा पार्ट है जो तीनों से रिलेटेड पार्ट है। शायद ये जड़ पार्ट है क्योंकि जड़ तीनों से रिलेटेड है, ठीक है। तो या फिर जड़ नहीं है तो आप बताएं मुझे कौन सा पार्ट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो ये जो पौधों में श्वसन जो है तो आप बताइए इसमें कौन सा सबसे अच्छा रहेगा। इसमें जो पौधों में जब श्वसन की आप बात करते हो तो ये जो क्रिया होती है वो कहाँ पर संपन्न हो रही है, वो संपन्न हो रही है आपकी पत्तियों के अंदर। उसका रीज़न क्या है मैं बताऊँ कि फोटोसिंथेसिस जो हो रही है वो कहाँ पर हो रही है। फोटोसिंथेसिस जो होती है वो लीव्स में होती है। फूड फैक्ट्री, फूड कहाँ पर है, लीव्स हैं। तो लीव्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होगा तो जो एनर्जी होगी वो पूरे प्लांट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। तो यहाँ पर प्रस्तुत आरेख जो है इसके ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पर जो हमारे ऑप्शंस हैं इसमें है वह अक्षर जो श्वसन क्रिया के माध्यम को प्रदर्शित करता है ना, कहाँ पर हो रही है या क्या माध्यम रहा है, ए है, बी है, सी है या डी है। तो प्रस्तुत आरेख में जो पौधों में श्वसन की जो अवधारणा को स्पष्ट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्रिया हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, पत्तियों में हो रही है। इस क्रिया में जो फूल हैं या तने हैं उनकी प्रासंगिक भूमिका नहीं है। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाती हैं, ये आपको पता है, ठीक है। तो इसके लिए जो आपका जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा आंसर ए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, दोबारा आया है ये क्वेश्चन, ये वाला जो है ये दोबारा है ये क्वेश्चन। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं पहले भी आपको डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में। तो क्वेश्चंस आप देख रहे हो तो ये रिपीट हो रहे हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। अभी मैं आज शाम को या कल सुबह एक वीडियो देने वाली हूँ आपको, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगी इकोलॉजिकल पिरामिड्स और उसके डिफरेंट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स, उनसे रिलेटेड जितने भी सीटेट में क्वेश्चंस आते हैं उनमें से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है कि वो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो उस वीडियो का इंतज़ार कीजिए, सुबह या तो कल सुबह या फिर कल शाम तक आपको वीडियो मिल जाएगा। तो एक पौधे अथवा उसकी जाति के पौधों के बीच जो संबंध है उसको क्या कहते हैं। तो ये वाला मैंने पहले भी आपको बताया है। जैसे बेटा ये मेरा एक जगह है, यहाँ पे मेरा एक ट्री है, ये दूसरा ट्री है, ये तीसरा है और ये चौथा है, इस तरीके से। तो ये जो ट्रीज़ हैं या ये जो प्लांट्स हैं, तो दो जो प्लांट्स हैं ना, ये जो प्लांट्स हैं, इन दोनों के बीच में मतलब उसी जाति के जो पौधे हैं और उनका इसके चारों तरफ इनका एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो वो जो इनका जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को कहा जाता है स्वपारिस्थितिकी। और जब मैं बात करूँ पूरे फॉरेस्ट का अगर एनवायरनमेंट से क्या रिलेशन है तो वो हो जाता है मेरा समपारिस्थिति। थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बहुत स्लाइट की। अगर एक की बात कर रहे हैं तो वह होगा स्वपारिस्थितिकी, और एक पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हो जाता है समपारिस्थितिकी। तो यहाँ पर जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं ऑटो इकोलॉजी और सिनिकोलॉजी, ठीक है। तो इसके लिए जो मेरा आंसर रहने वाला है वो रहेगा स्वपारिस्थितिकी, जिसे कहा जाता है ऑटो इकोलॉजी। और सिन पारिस्थितिकी ये होता है मतलब जब एक जो जीनस है या एक ही टाइप के जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं या जो जाति के पौधे जो हैं स्पेशली, उनका वातावरण के बीच में कैसा संबंध है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप की जो वैरायटीज़ जो एक फॉरेस्ट में, पूरे फॉरेस्ट में अलग अलग टाइप की वैरायटीज़ हैं, तो उन सारी वैरायटीज़ का क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन रहा है या है किसके साथ, एनवायरनमेंट के साथ, तो हम वहाँ पर बात करेंगे सिनिकोलॉजी। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर रहने वाला है ऑटिकोलॉजी या फिर जिसे कहते हैं स्वपारिस्थितिकी, ठीक है जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा केरल की पहचान है। ये है थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये पहले तो हमें पता होना चाहिए यहाँ पर बात किसकी की गई है। तो निम्नलिखित में से कौन सा केरल की पहचान है। शिकारा, फेरी या अपुतियक या फिर कारवां, ये क्या हैं ये, ठीक है। तो ये स्पेशल टाइप के वहाँ पे क्या हैं कि वहाँ पे आपको पता है कि जो नाव चलती हैं, ये अलग अलग टाइप की नाव हैं या फिर जहाज़ हैं जो वहाँ पर चलते हैं, जिसका यूज़ किया जाता है एक जगह से, यात्री एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए करते हैं। जिसमें ये जो मेरा फेरी है, ये मेरा फेरी जो है ये मिलता है केरल में, ठीक है। ये बेसिकली मैं ये बोलूँगी कि ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आप रट लो या समझ लो या जो जैसे आप इसको याद कर सकते हो, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो फेरी जो है, फेरी क्या है, एक टाइप की नाव है जो कहाँ पर मिलती है, जो केरल में मिलती है। और ये जो है हमारा अपुतियक जो है, ये इग्लू का दूसरा नाम है। आपने देखा होगा इग्लू जो बनाए जाते हैं, ये इग्लू का दूसरा नाम है। और जो शिकारा है ये एक लकड़ी की हाउस बोट है, लकड़ी की क्या है, हाउस बोट है ये, ठीक है। शिकारा जो है वो लकड़ी की हाउस बोट है जो स्पेशली डल झील में मिलती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, जो डल झील है ना उसमें मिलती है शिकारा, जो हाउस बोट मिलती है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा आंसर रहने वाला है वो इसमें हमारा रहेगा फेरी, जो एक टाइप की नाव है या जहाज़ है जो केरल में यात्रियों का एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, व्यापक क्या है, सतत क्या है, मूल्यांकन के पक्ष क्या हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। जो मैं बोलती हूँ ना धीरे से बोल देता है, वही वाली बात कि धीरे से बोल रहा है कि कौन सा ऐसा काम है जो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो पहला है प्रत्येक शिक्षार्थी की अनुक्रिया के बारे में संवेदनशील रहना, कि टीचर को ध्यान देना चाहिए कि बच्चा क्या प्रक्रिया मतलब क्या प्रतिक्रिया दे रहा है, क्या अनुक्रिया है, उसके प्रति उसको संवेदनशील रहना चाहिए। या दूसरा, शिक्षार्थियों की प्रगति के बारे में सूचना एकत्र करते रहना, कि बच्चे ने पहले कितना सीखा, फिर कितना सीखा, 15 दिन बाद कितना सीखा, फिर आगे कितना सीखा। इस तरीके से जो भी इन्फॉर्मेशन है उन्हें कलेक्ट करते रहना चाहिए। या शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित करके उनके बीच तुलना करना, कि बच्चे जो हैं उनको कैटेगराइज कर देना चाहिए कि तुम होशियार बच्चे हो, तुम एक साथ बैठोगे, तुम गधे बच्चे हो, तुम एक साथ बैठोगे, अरे तुम्हें तो कुछ नहीं आता है, देखो उनको कितना आता है। इस टाइप से आप करोगे एज ए टीचर।
या फिर शिक्षार्थियों की विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को अभिलेखबद्ध करना। अभिलेखबद्ध का मतलब होता है डॉक्यूमेंटेशन, मीन्स जैसे हम अपने शिक्षा विभाग में बात करें, बेसिक शिक्षा विभाग में, तो हर चीज़ का अभिलेखीकरण करवाया जाता है हमसे। अगर आपने कोई भी प्रोग्राम करवाया है ना, जैसे अभी शुरू होने वाला है हमारा ये कोई भी अभियान चलता है, स्कूल चलो अभियान है, शारदा अभियान है, या फिर जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं उनका रिकॉर्ड रखना है हमें, तो आपने जो काम किया है उसका डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है कि आप दिखाओ आपने कहाँ पे ये काम किया है, एसएमसी रजिस्टर्स हैं उनके थ्रू या कैसे भी। तो अभिलेखीकरण या डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज अ टीचर, क्योंकि कई सारी चीज़ें हम भूल भी जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो चीज़ है वो कहाँ पर कितना हमने किया है। डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो बोल रहा कौन सा नहीं है, तो मुझे जहाँ तक लगता है, और आप सब होशियार हो, आपको सबको पता है कि एक बीइंग अ टीचर आप ये नहीं करोगे कि आप वो करोगे, बच्चों में भेदभाव करोगे ना, तो भेदभाव का तो कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। शिक्षण में जो पाठ्य संबंधी क्रियाएं जो हैं उनका प्रयोग किया जाता है। शिक्षण में जो पाठ्य संबंधी क्रियाएं मतलब यहाँ पे हो गया हमारा हम जो एक्टिविटीज़ जो यूज़ कर रहे हैं ना, वो हम जो या टीएलएम वगैरह जो हैं या जो इस टाइप की जो प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं वो क्यों करते हैं? शिक्षण को जटिल बनाने के लिए, शिक्षण को रोचक, सुग्राह्य, प्रभावशाली बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए, या शिक्षक को भ्रमित करने के लिए किया जाता है। तो आप सब इंटेलिजेंट हो, हमें ये बोला जाता है कि बच्चों को एक्टिविटीज़ के माध्यम से पढ़ाओ, उनको लर्निंग बाय डूइंग या डूइंग बाय लर्निंग ये कॉन्सेप्ट काम करता है कि खेल खेल में सिखाना है और एक्टिविटीज़ के साथ सिखाना है। बच्चे को बोझ नहीं लगना चाहिए, बोझ रहित शिक्षा देनी है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो हमारा आंसर रहेगा दैट विल बी शिक्षण को रोचक, सुग्राह्य और प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रात्रि के समय जब सूरज डूब जाता है तब भी पृथ्वी की सतह जो है डैश के कारण गर्म बनी रहती है। तो ये गर्म क्यों बनी रहती है ना, तो एक चीज़ समझना है यहाँ पे, जैसे ये मेरा अर्थ है, अर्थ की ये लेयर है, ठीक है, अपर पार्ट है ये इसका, जिसे मैं कह रही हूँ क्रस्ट पार्ट है मेरा। यहाँ ये मेरा सन है, ठीक है। सन क्या काम कर रहा है, ये अपनी रेज डाल रहा है और इसकी वजह से क्या होता है, जो हीट है ये जो यहाँ तक है वो हीट आ रही है। अब ये क्या काम कर लेता है, ये हीट जो है वो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि जो सरफेस है वो 1% हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, रिमेनिंग जो है वो ऊपर चली जाती है। तो जो हीट यहाँ पर आई जो उसने एब्जॉर्ब की, तो यहाँ पे आपको पता है बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, ये है ना, ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो आपने पढ़ा है कि ये जो वो होती हैं, कहना चाहिए जो आपकी वो है ग्रीन हाउस गैसेज हैं, वो क्या काम करती हैं, उनको रोक लेती हैं। किसको रोक लेती हैं? टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। ग्लोबल वार्मिंग आपने सुना होगा, है ना। तो ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो तो यहाँ पे जब आती हैं एटमॉस्फेयर में, जब ये आ जाता है यहाँ से टकरा के जब वापस जाता है तो वो हीट जो है वो ऊपर की तरफ पूरा नहीं जा पाती है, एटमॉस्फेयर में ही रह जाती है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि रात्रि के समय जब सूरज डूब जाता है तभी जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं उनकी वजह से क्या होता है, ये जो इसके लिए जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ग्रीन हाउस गैसेज। ओजोन मंडल का कोई मतलब नहीं है। ओजोन मंडल जो है वो अर्थ से लगभग 20 किलोमीटर ऊपर है, जिसका काम है ऊपर यूवी रेज जो आ रही हैं उनको वहाँ से नीचे आने से रोकना। ये यूवी रेज क्या काम करती हैं, यूवी रेज कैंसर डेवलप कर सकती हैं, तो वहाँ उसका कोई मतलब नहीं है। जलवायु परिवर्तन भी यहाँ नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द ओजोन लेयर डिप्लीशन, तो वो वहाँ पे भी नहीं जाएगा। तो इसके लिए जो हमारा आंसर रहेगा वो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो रहेगा, या ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से रहेगा। पृथ्वी की सतह के समीप ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं वो उपस्थित रहती हैं, जो सूर्य की जो किरणें होती हैं ना उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और तापमान को स्थिर बनाए रखने में सहायता करती हैं। यही कारण है कि ग्रीन हाउस गैसेस जब समाप्त हो जाती हैं तो जो पृथ्वी की सरफेस है वो रात में भी गर्म रहती है। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट चलो, पर्यावरण शिक्षण में पाठ्य संबंधी क्रियाओं का प्रयोग। शिक्षण को ये शायद रिपीट हुआ है क्वेश्चन, चलो, पर आपको पता है इसका आंसर क्या है। सेम क्वेश्चन है ये है शिक्षण को रोचक, सुग्राह्य, प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, अभी मैंने डिस्कस किया है वही चीज़ दोबारा आ गई कि वायुमंडल की जो ओजोन परत है वो क्षरण से क्या हानि होगी। जो ओजोन लेयर है वो क्या काम कर रही है, अभी बताया था मैंने आपको, याद हो तो। पृथ्वी की सतह का औसत तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा, मतलब पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। तो अभी हमने बात की बढ़ क्यों रहा है, वो बढ़ रहा है किसकी वजह से बढ़ रहा है, अभी बताया था मैंने आपको, बताओ, याद करो, ठीक है, किसकी वजह से बढ़ रहा है। तो नेक्स्ट है हमारा इसमें वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाएगी,
पराबैंगनी किरणों की बढ़ी हुई मात्रा पृथ्वी की सरफेस पर पहुंचेगी या ध्रुवीय बर्फ भंडार पिघलने से जो समुद्र तल है वो ऊपर उठ जाएगा। तो अभी बताया था बेटा, यूवी रेज़ का बताया था, अगर आपको याद हो कि ये जो ओजोन लेयर है वो क्या काम करती है, यूवी रेज़ को नीचे आने से रोकती है। तो पराबैंगनी किरणें मतलब होता है यूवी रेज़। तो जो यूवी रेज़ हैं उन यूवी रेज़ को नीचे आने से रोकती हैं, ठीक है। तो बढ़ी हुई मात्रा जो है पृथ्वी की सरफेस पर पहुंचेगी अगर ओजोन लेयर हमारी डिप्लेट हो जाती है, झड़ जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, कैंसर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। प्राथमिक स्तर मीन्स ये बोल रहा है फर्स्ट टू फिफ्थ, प्राथमिक स्तर का मतलब हो गया फर्स्ट टू फिफ्थ की बात कर रहा है वो, ठीक है। छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आकलन के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। एक और चीज़, हम बच्चे को कक्षा 8 तक फेल नहीं कर सकते हैं, अपने माइंड में सेट कर लो। तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण की श्रेणी का तो मतलब ही नहीं बनता है। शिक्षक द्वारा सतत एवं असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बालकों और अभिभावकों के साथ बांटना, या फिर हम क्या काम करें, जो भी हम मूल्यांकन कर रहे हैं वो सतत जो मूल्यांकन कर रहे हैं उसको, उसके बारे में डिस्कस करना उनके पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ। या प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं, हर सप्ताह टेस्ट लेना, या पीरियडिक टेस्ट जो होते हैं ना, पीटी जिन्हें हम बोलते हैं या यूटी जिन्हें हम बोलते हैं, वो टेस्ट वगैरह लेना। और खेल एवं उनकी प्रगति पत्र में दर्ज करना। जो भी हम उनके टेस्ट ले रहे हैं उनका एक प्रगति पत्र बना लें, उसमें हम उनको दर्ज करें। और अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में परीक्षाएँ करवाना। तो शामिल हमें क्या चीज़ है जिसको हमें शामिल करना चाहिए। तो इसमें सबसे अच्छा क्या है कि देखो बेटा, जहाँ तुम्हें सतत मूल्यांकन या व्यापक मूल्यांकन जहाँ पर भी दिख जाता है, आंखें बंद करके उसको टिक कर देना, वो आपका सही ही होगा। तो शिक्षक को चाहिए कि लगातार मूल्यांकन करता रहे बच्चे का। असंरचनात्मक का मतलब होता है कि एक प्रॉपर उसकी संरचना नहीं है। संरचना मीन्स कि अब इतना होगा, अब इतना होगा, अब इतना होगा। सतत प्रोसेस है, कभी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। एक बच्चा है, हो सकता है एक टाइम पे नहीं सीख पा रहा है, दूसरे टाइम पे ज़्यादा सीख रहा है या कम सीख रहा है, तो वो कोई मतलब नहीं है। पर सतत और व्यापक जहाँ दिख जाता है आपको वहाँ पर टिक कर देना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कक्ष में शिक्षिका जो है वो अम्लीय वर्षा प्रकरण को समझाते समय निम्न कारकों के उदाहरण निम्न रूप में प्रस्तुत करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मूला होता है CO, नाइट्रस ऑक्साइड NO2 या NO, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। एक चीज़ समझना, ये हमारा एटमॉस्फेयर, ये हमारी अर्थ क्रस्ट है, और अर्थ क्रस्ट पे ये हैं हमारी बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज़, ठीक है। ये हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, ये F और फैक्ट्रीज़। यहाँ पे हमारे चल रहे हैं, ये व्हीकल्स चल रहे हैं, ठीक है। ये व्हीकल्स वगैरह चल रहे हैं, यहाँ पे हमारी कार वगैरह हैं, ये चल रही हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है कि यहाँ से पॉल्यूशन निकल रहा है। कहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पॉल्यूशन जनरेट हो रहा है। और ये पॉल्यूशन जो है वो, उस पॉल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट में क्या है, NO2 और SO2 ये है। और ये जो पॉल्यूशन निकल रहा है ये कहाँ जा रहा है, ये एटमॉस्फेयर में जा रहा है। और एटमॉस्फेयर में ऊपर आपको पता है यहाँ से क्या आ रही हैं, जो रेन ड्रॉप्स आ रही हैं, ये रेन ड्रॉप्स हैं। तो ये रेन ड्रॉप्स जो हैं, मतलब जो वाटर है वो किसके साथ मिल रहा है, वो जो वाटर है वो मिल रहा है हमारा सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ, SO2 के साथ, या फिर वो मिल रहा है NO2 के साथ, जिसकी वजह से HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड या H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, ये एसिड बन रहे हैं। और ये बनने के बाद वाटर में मिल रहे हैं और मिलने के बाद नीचे अर्थ पे आ रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं अम्लीय वर्षा या एसिड रेन। दोबारा समझ लो अच्छे से इस चीज़ को। हमने बोला कि जैसे ये हमारा ये पानी ऊपर से आ रहा है, यहाँ से हमारी जा रही है सल्फ़र डाइऑक्साइड और NO2, ये पॉल्यूटेंट जा रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा SO2 है प्लस H2O जो जल है वो मिलके बना रहा है H2SO4 जिसे कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, या एक और एसिड होता है H2SO3 जिसे कहा जाता है सल्फोनिक एसिड, ठीक है। और जब ये NO2 H2O के साथ मिल रहा है तब मेरा क्या बना रहा है, ये मेरा बना रहा है HNO3 नाइट्रिक एसिड बना रहा है। और मतलब जो H2SO4 जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है और HNO3 जो नाइट्रिक एसिड है, ये वाटर के साथ नीचे आ रहा है मिक्स होके रेन ड्रॉप्स के साथ। इसे मैं क्या कह रही हूँ, एसिड रेन कह रही हूँ, ठीक है। अब वो मुझसे यही पूछ रहा है कि
इनमें से कौन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी करता है। कार्बन डाइऑक्साइड H2 के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाता है H2CO3। जो आप कोला पीते हो, थम्स अप पीते हो, उसके अंदर कार्बोनिक एसिड होता है, ठीक है, पर वो इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। लेकिन जो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड बनेंगे वो ज़्यादा हार्मफुल है। तो सेकेंड और थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा, हाँ सेकेंड ऑप्शन इसमें सही होगा, ठीक है। पर्यावरणीय प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य नहीं है, ये ध्यान से पढ़ना है, 1000 बार बोला है कि नहीं है या है, क्या बोलना चाह रहा है वो, उसको आप वहीं पे पेपर में आप खूब मार्क कर लेना। और एक टिप दी थी मैंने लास्ट वाली वीडियो में कि हर एक क्वेश्चन को करने के बाद तुरंत गोला फिल करना है, गोला भरना है। होशियारी नहीं करनी है कि पहले 1 घंटे मैं आराम से टिक करूँगा, फिर उसके बाद 10 मिनट में 15 मिनट में भर दूँगी या भर दूँगा। वो मूर्खता होती है। ऊपर का एक गोला गलत हो जाता है, नीचे पूरा रगड़ा हो जाती है, कोई मतलब नहीं है उसमें, ना आप क्रॉस कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑफलाइन की सबसे बड़ी मतलब सबसे बड़ा डिसएडवांटेज समझ लो आप। बहुत ज़्यादा सतर्कता आपको बरतनी पड़ेगी वहाँ पर। तो जैसे आपने फिल किया, आपने कि यहाँ पे 131 क्वेश्चन में आपका सेकंड ऑप्शन है, तो आपने सेकंड ऑप्शन तभी के तभी कर दिया, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, विदिन 4-5 सेकंड्स में वो काम हो जाता है, लेकिन ध्यान से करना है, ठीक है। पर्यावरणीय प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य नहीं है बालकों को पर्यावरण विषय में विद्वान बनाना, पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति सचेत करना, प्रदूषण की रोकथाम संबंधी उपायों से परिचित करवाना या प्रति रुचि जागृत करना। तो क्या चीज़ नहीं है। तो भैया अगर आप बच्चे को पर्यावरण पढ़ा रहे हो या उसके बारे में बता रहे हो, तो ये कोई मतलब नहीं है कि आप बच्चे को विद्वान बनाओगे। विद्वान बनाने से मुझे नहीं लगता कुछ होना है ना। ये जो हमारे मेन मोटिव्स हैं वो ये हैं कि बच्चे को ये समझ में आए कि पर्यावरण जो है उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको कैसे हम जो प्रदूषण है वो कैसे रोका जाएगा, पर्यावरण जो है उनके प्रति हमें क्या क्या उसमें चेंजेस करने हैं जिससे कि बेटर रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, आप परीक्षा में निरीक्षण का कार्य कर रहे हो, आपका पुत्र भी परीक्षार्थी है, आप क्या करोगे। अपनी ड्यूटी कक्ष में लगवा लोगे या अपनी ड्यूटी कक्ष में बिल्कुल नहीं लगवाओगे, या स्वयं ड्यूटी ना करके अपने मित्र की ड्यूटी लगवाओगे, या उड़न दस्ते का मतलब होता है फ्लाइंग स्क्वाड जो होती है, जो चेकिंग करने के लिए जाते हैं ना पेपर टाइम पे, तो फ्लाइंग स्क्वाड जो है उसमें सम्मिलित होने का प्रयास करोगे। तो बेटा जी अच्छे से समझ लो ये चीज़। कभी भी जैसे मेरा बच्चा, जैसे हमारी अभी बोर्ड में ड्यूटी लगी, तो पहले ही हमसे एक वो डिक्लेरेशन ले लिया जाता है कि मेरा बच्चा इस स्कूल में, इस विद्यालय में, इस केंद्र पर नहीं है। अगर होता है तो आप हमें पहले से बताना पड़ता है, क्योंकि उस क्लास में हमारी ड्यूटी नहीं लग सकती है। कोई भी कितना भी अच्छा मदर हो या फादर हो, वो निस्वार्थ भाव से काम करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो सबसे बेटर रहता है, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, कि अपनी ड्यूटी उस कक्ष में ना लगवाओ, ठीक है, बिल्कुल ना लगवाओ। नेक्स्ट, आप अपने साथियों में जो आपके साथ पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, आपको कौन सा आपका ऐसा फ्रेंड है, आप एक स्टूडेंट हो और आपके फ्रेंड आपने बनाए, तो आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगेगा, जो परिश्रमी हो, समय की पाबंदी का ध्यान रखते हो, या फिर जो अध्यापक की खुशामद करके अपना काम निकलवा लेते हो, या बहुत बात करते हो और बस अपना इंप्रेशन झाड़ते रहते हो बात कर करके, या फिर जो बहुत सुंदर हो, एकदम बढ़िया है ना, और एकदम सज सवर के आते हो वो। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट को सजने से, संवरने से, सुंदर बनने से, इंप्रेशन झाड़ने से कोई मतलब नहीं है। जो स्टूडेंट है उसको परिश्रमी होना चाहिए और डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, समय का पाबंद होना चाहिए, जिससे कि वो अपने जीवन में बेहतर मुकाम हासिल कर सके। तो यहाँ पर जो परिश्रमी होते हैं और समय के पाबंद होते हैं, वही जो होते हैं उनके साथ आपको दोस्ती करनी चाहिए। पर वो आता लगा कि आजकल वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। पर्यावरण विषय में बालकों की रुचि उत्पन्न करने के लिए आप क्या करोगे। कहानियाँ खेल के माध्यम से, या फिर बच्चों को केवल बुक्स पकड़ा देंगे और भैया चलो अपने आप पर्यावरण करो, या फिर क्या काम करोगे, एक अलग से एक वो करोगे, डेली पीरियड शुरू करोगे एनवायरमेंटल साइंस का या एनवायरमेंट का। कमज़ोर छात्र जो हैं उनको आप अतिरिक्त कक्षा दोगे। तो कमज़ोर छात्रों को अतिरिक्त क्लास देने से कुछ नहीं होगा। हम सबसे बड़ी बात है खेल खेल में सिखाना है। तो कहानी और खेल के माध्यम से हम बच्चे को पर्यावरण की जानकारी देंगे। बेटा इस समय पर जो आप टीचर हो ना, वो 1st to 5th की बात कर रहे हो, 1st to 5th की बात कर रहे हो, प्राथमिक जो विद्यालय हैं वहाँ पर बात कर रहे हो। तो बच्चे को आप क्या करोगे, खेल खेल में ही आपको हर काम करवाना है,
ठीक है, आप बिल्कुल वो नहीं कर सकते हो। 6 to 8 आप और तरीके यूज़ कर सकते हो ना, लेकिन छोटी क्लासेस के लिए या 1st to 5th के लिए बेसिकली हम वो चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते। तो ये उपलब्ध बुक्स वगैरह देना या फिर एक्स्ट्रा क्लास देना या फिर कमज़ोर छात्र, हाँ ये जो चीज़ है ना, कमज़ोर छात्रों पे ध्यान देना, ये चीज़ होती है। रेमेडियल क्लासेस होती हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाता है, पर वो पर्यावरण विषय में रुचि उपलब्ध कराने के लिए नहीं होगा। तो इसके लिए हमारा जो उत्तर रहने वाला है वो रहेगा ए, कहानी के माध्यम से या खेल के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट है, आपने देखा होगा कि सर्विस स्टेशन जो होते हैं वहाँ पर जो मोटर कार होती हैं उनमें प्रदूषण की जांच की जाती है। जांच में क्या देखा जाता है? जो जांच की जाती हैं, इन जांच जो हैं उनमें देखा जाता है सीसा और कार्बन कणों की मात्रा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये आप ऑप्शन से समझ गए होंगे। सीसा जिसे हम बोलते हैं पीबी, लेड, और कार्बन कण जो होते हैं, कार्बन एलिमेंट जो होते हैं वो देखा जाता है, क्योंकि मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं, क्योंकि ईंधन में इन दोनों की मात्रा मिली होती है। यदि इनकी मात्रा अधिक होती है तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं, प्रदूषणकारी हो सकते हैं, और पर्यावरण में इनकी उपस्थिति के कारण जो हमारी जो ब्रीदिंग प्रोसेस है, जो सांस लेने की प्रॉब्लम, सांस लेने में हमें दिक्कत भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यात्रा मार्ग में आएंगे यदि कोई व्यक्ति ट्रेन से गुजरात से केरल जा रहा है? एक चीज़ समझना है, इसके लिए आपको मैप पता होना चाहिए थोड़ा सा, तब आप कर सकते हो, या इस टाइप का आपने क्वेश्चन किया हो। ठीक है, इस तरीके से आपने ये इस टाइप से आपने पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे आपका बेटा गुजरात, ये आपका गुजरात, ठीक है, यहाँ लिख लो, ये आपका गुजरात है। ठीक है, और यहाँ पे है आपका, ये है केरल, ये है यहाँ पे केरल, आप देख लेना मैप उठा के। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो दो बीच में यहाँ पे जो राज्य पड़ते हैं उसमें एक आपका पड़ता है महाराष्ट्र, एक आपका पड़ता है आपका कर्नाटका, दो पड़ते हैं, एक पड़ता है आपका महाराष्ट्र और यहाँ पे आपका पड़ता है कर्नाटक। तो ये आपने जब अगर मैप पढ़ रखा होगा तब आप इस चीज़ को कर सकते हो। ठीक है, तो जो ऑप्शंस हैं वो आप देख लो, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र कर्नाटक, महाराष्ट्र कर्नाटक, और एक है आपका तेलंगाना और तमिलनाडु। देखो अब बच्चे आप बोलोगे दो जगह कर्नाटक है, लेकिन एक जगह कर्नाटक गलत लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन ये होगा महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा की व्यवस्था आपके विचार से विद्यार्थियों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए आवश्यक है, उनके बोझ को बढ़ाती है, मनोरंजन का साधन है, या फिर शिक्षकों को कार्य देना है? तो ऑप्शन से ही आप समझ गए हो, ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा कि पर्यावरण चेतना जगाने के लिए जो है ये आवश्यक है, और पर्यावरण शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। प्रयोगात्मक तरीके से पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से बच्चों को जो पर्यावरणीय समझ है वो दी जानी चाहिए, विकसित की जानी चाहिए। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका नागफनी का मतलब हो गया यहाँ पे कैक्टस। ठीक है, कैक्टस जो है उसके पौधे के बारे में बच्चे को बता रही है। तो कैक्टस इस टाइप का होता है, कुछ आपने देखा होगा इस तरीके से, इसमें इस तरीके यहाँ ठीक ये कांटे रहते हैं। ठीक है, तो इनकी पत्तियां जो होती हैं वो कांटे के समान होती हैं, इनमें जड़ें नहीं पाई जाती हैं, तने पे छाल मोटी होती है और मरुस्थल में उगता है। तो इसमें विशेषताएं कौन कौन सी हैं बेसिकली, तो आपको पता है जितने भी जो कांटे वाले जो हैं हम बोलते हैं ज़ीरोफिटिक प्लांट्स बोलते हैं इनको। ज़ीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं जिन्हें मतलब होते हैं जो ज़ीरिक कंडीशन का मतलब होता है कि जहाँ पानी की कमी है वहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। तो आपको पता है जो लीव्स होती हैं इनमें ट्रांसपिरेशन होता है, इनकी रंध्र होते हैं जिनसे वाटर वेपर्स की फॉर्म में ये बाहर निकलते हैं। ठीक है, ये हमारे तो ट्रांसपिरेशन होता है या वाष्पीकरण होता है ना, वाष्पोत्सर्जन होता है। तो हम क्या काम करते हैं, जो लीव्स हैं पानी इनके पास पहले से ही नहीं है और रहा सा पानी है उसको भी तुम उड़ा दो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए क्या करती हैं, लीव्स मॉडिफाई हो जाती हैं, स्पाइंस में मॉडिफाई हो जाती हैं, इनकी जो ऊपर की जो लेयर होती है स्टेम के ऊपर की वो भी मोटी हो जाती है, और इनके अंदर रूट्स तो होंगी, हर प्लांट है तो उसमें रूट्स होंगी, और ये मरुस्थल में भी मिलेगा क्योंकि ज़ीरिक कंडीशन वहाँ पर होती हैं। तो आंसर रहेगा इसके लिए ये सभी। ठीक है, तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाला पौधा नागफनी अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कैसा है, कांटेदार पौधा होता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं वो कांटेदार होती हैं, मोटी छाल वाले होते हैं, इसके जो तने होते हैं उनकी जड़ इनमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें आप इसके लिए जो ऑप्शन जो होगा वो कौन सा सही होगा, इसमें जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन, एक मिनट, यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गोबर से गैस के निर्माण के लिए लगाया गया संयंत्र
जो है वो पौधों के लिए किस प्रकार उपयोगी है। प्लांट्स के लिए क्या आपको इम्पोर्टेंस है उसके लिए, तो आपको पता होगा मीथेन गैस के लिए प्लांट लगाया जाता है। गोबर गैस प्लांट, गोबर से गैस बनाई जाती है, फिर नीचे उसमें बहुत सारा डंग बच जाता है जिसको सुखा दिया जाता है, जो सुखाने के बाद यूज़ किया जाता है। तो इस मिश्रण का पौधों के लिए वो एनर्जी देगा, या खाद के रूप में प्रयोग करोगे, या प्रदूषण को रोकेगा, या कीटों को दूर रखेगा। तो इसको बेसिकली हम खाद के रूप में प्रयोग करते हैं, एज अ फर्टिलाइज़र या मैन्योर यूज़ किया जाता है, जो गोबर गैस से बचा हुआ जो सब्सटेंसेस होते हैं। रात्रि के समय पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, पेड़ पौधे केवल ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। पेड़ों के नीचे गर्मी होती है या पत्तियां अधिक गिरती हैं। तो एक चीज़ यहाँ समझ लो, हमारी होती है बेटा फोटोसिंथेसिस। आपने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस मतलब जो क्या बोलते हैं हिंदी में, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, 2 स्टेप्स होते हैं इसके, एक होती है डे रिएक्शन और एक होती है नाइट रिएक्शन। ठीक है, हायर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, जो पढ़ा हो अगर आप लोगों ने तो डे में क्या होता है कि ये जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना बनाते हैं, और रात में वो जो खाना बना हुआ है उस खाने को तोड़कर, जैसे जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़कर रेस्पायर करते हैं और एनर्जी लेते हैं, CO2 H2O, और क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं। क्योंकि रात के टाइम में क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो हैं वो मतलब सही नहीं है जो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा रहना चाहिए कि रात के समय में पेड़ जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एक शिक्षक ध्वनि की तीव्रता के विषय में चर्चा करते समय संकल्पना से संबंधित बहुत सी विशेषताएं बताता है। इनमें से कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि स्रोत की शक्ति पर निर्भर करती है। मतलब कौन सी चीज़ है जिसको आप बजा रहे हो। आपको पता है जो ध्वनि जो है, जो साउंड है, उसको ट्रेवल करने के लिए पार्टिकल्स की ज़रूरत होती है, ध्वनि को या साउंड को, लेकिन लाइट को मूवमेंट के लिए पार्टिकल्स की ज़रूरत नहीं होती है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो या फिर जो श्रोता, और जैसे कि आप कितनी दूर से चिल्ला रहे हो उस पर डिपेंड करती है। जैसे मम्मी मुझे बगल वाले रूम से बुला रही हैं या बाहर से चिल्ला रही हैं, उस पर डिपेंड करेगी कि दूरी कितनी ज़्यादा है श्रोता और स्रोत के बीच में। ठीक है, और दूसरा है कि जो ध्वनि की तीव्रता छत, फर्श, दीवारों पर होने वाले परावर्तन। जैसे आपने देखा होगा जो खाली घर जो है, जब आप उसमें बोलते हो आपकी आवाज़ गूंजती है। क्यों? क्योंकि जो साउंड वेव्स जब ट्रैवल कर रही हैं तो वो टकरा रही हैं, टकराने के बाद फैल रही हैं, जो भी है रिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो उसे हम कह रहे हैं परावर्तन। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के आयाम पर निर्भर करती है। आपने पढ़ा होगा इस तरीके से बनाते हैं तो ये आयाम होता है, जो इसकी वेव्स हैं वो इसी तरीके से मूव करती हैं, तो आयाम पर निर्भर करती है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा रहेगा, आप ये बताएंगे कि स्रोत पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन रहेगा, वो हमारा ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा कि शिक्षक जो है वो ध्वनि की तीव्रता के विषय में चर्चा करते समय जब बताता है, बहुत सी विशेषताएं बताता है, तो उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा है कि ध्वनि की तीव्रता, पहली बात क्या है, किस पर निर्भर करेगी कि जो स्रोत है, ये जो है ध्वनि की तीव्रता श्रोता जो सुनने वाला है और जो श्रोता है उसके बीच की जो दूरी है उस पर क्या करेगी, डिपेंड करेगी ऑब्वियसली। ठीक है, और सेकंड वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि भैया परावर्तन मतलब रिफ्लेक्ट कितनी हो रही है, इसके ऊपर करेगी। ठीक है, और बाकी आयाम पर यहाँ पर बोल रहा नहीं करती है। ठीक है, आयाम पर निर्भर करती है, पर यहाँ दिया हुआ नहीं, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत। ठीक है, और स्रोत की शक्ति पर भी निर्भर करती है। तो देखो ऑप्शन हमारा कौन सा है, या होना चाहिए 1 2 3। तो देखो 1 2 3 किस में दिया हुआ है, फर्स्ट, तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट, कांसा जो है या जिसे ब्रॉन्ज कहते हैं, वो मुख्य रूप से किसका वो है, मतलब इसके विषय में क्या सही है। ये जो कांसा है याद कर लेना, अलॉय दिया हुआ है आपको। अलॉय क्या होते हैं, जब दो मेटल्स को मिक्स करके एक नए प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसे अलॉय कहते हैं, या मेटल नॉन मेटल को मिक्स करके बनाया जाता है वो मेटालॉइड होता है। तो अब इनमें से कौन सा सही है, कांसा जो है वो तांबा और टिन से बनता है, या फिर तांबा प्लेटिनम से बनता है, तांबा और सोने से बनता है, तांबा और जस्ते से बनता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो कांसा जो होता है वो आपका किससे बनता है, तांबे और टिन से बनने वाली एक मिश्र धातु है। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है तो एज इट इज़ याद कर लेना। ये भैया अच्छा सा क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गोवा के अंतर्गत आता है। तो जो लोग गोवा गए हैं उन्हें पता होगा कि कौन सा आता है। यहाँ पर हमारे पास हैं वलसाड़, मझगांव, या फिर है कोझिकोड, या फिर है गांधी धाम। तो गोवा मैं गई नहीं हूँ कभी, लेकिन मैंने पढ़ा हुआ है और मुझे पता है कि हाँ जो मझगांव हैं
जो मझगाँव है वो गोवा के अंतर्गत आता है। गांधी गांव और जो वलसाड है ना, ये वलसाड और गांधी गांव नाम से ही पता चल रहा है, गांधी जी जहाँ पर हैं गुजरात, तो ये गुजरात से संबंधित हो गया। और जो मुजी और ये जो है ये केरल में है, ठीक है। तो गोवा में हमारा आएगा मझगाँव और ये दोनों आएंगे गुजरात में। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को किस चीज़ में लाभ पहुंचाएगा? शिक्षार्थियों की भाषा और संप्रेषण जो कुशलताएं हैं उनको सुधारने और परिमार्जित करने में, या विषय को शिक्षार्थियों के अनुभव संसार से जोड़ने, विमर्श व सीखने में बढ़ावा देने में, उनकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि शिक्षार्थी बातचीत करना पसंद करते हैं, या शिक्षार्थियों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। तो इसका आंसर हमारा जो रहना चाहिए वो रहना चाहिए कि जो बच्चा जो है ना वो अनुभव जो है वो हम बच्चे को एनवायरनमेंट से जोड़ के पढ़ा रहे हैं, तो शिक्षार्थियों के अनुभव जो है वो संसार से जोड़ने, विमर्श और सिखाने में, बढ़ावा देने में किया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, नहीं, ध्यान से पढ़ लिया करो बस। शिक्षार्थियों में प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के विषय में जागरूकता पैदा करना नहीं है, तो ये तो भैया बिल्कुल है। शिक्षार्थियों का आकलन करने के लिए उन पर गृह कार्य का बोझ बढ़ाना, शिक्षार्थियों को जीवन एवं पर्यावरण के अंतःक्रिया के सही रूप में अवगत कराना, या शिक्षार्थियों की उन व्यवहारिक क्रियाओं को महत्व देना जो उनके संज्ञानात्मक विकास में सहायक हों। और ऑब्वियसली जो आंसर रहेगा वो गृह कार्य का बोझ अपन क्यों डालेंगे, हमें बच्चों पर बोझ डालना ही नहीं है, बर्डनलेस हर चीज़ को बिना बोझ के पढ़ाना है बच्चे को, तो बोझ तो लेंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है अपना, भोजन का पाचन प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षक निम्न कथन प्रस्तुत करता है क्या? कि मनुष्य में भोजन का प्रारंभ मुख से ही शुरू हो जाता है। ये हमने शायद मैंने तुम्हें साइंस वाला था उसमें बताया है, या फिर लास्ट ईवीएस में बताया, देख लेना, कि भैया जो माउथ में ही डाइजेशन शुरू हो जाता है, माउथ में टाइलिन एंजाइम होता है, सलाइवरी टाइलिन एंजाइम जो है वो आपके सलाइवा में लार्वा निकलता है जो फूड का डाइजेशन शुरू कर देता है। ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन सबसे पहले मुंह में शुरू हो जाता है, तो ऑब्वियसली ये जो बात है वो सही है। आमाशय में पहुंचने पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है, ये भी मैंने आपको बताया था, कल वाली क्लास में, कि जो गैस्ट्रिक वॉल है यहाँ से जूस निकलता है जिसे गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। ये HCl जो है उसको HCl जो है वहाँ पर आपको मिलेगा, और HCl इतना ज़्यादा वो होता है, पावरफुल होता है कि ये ब्लेड को भी डाइजेस्ट कर सकता है। आमाशय से गृहिणी में पहुँचता है और जहाँ पित्तरस मिलता है, तो ये भी आपका करेक्ट है, तो आंसर होना चाहिए ये सभी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, बिहार में मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए अक्टूबर और सितंबर सबसे अच्छा समय क्यों होता है? क्योंकि इस टाइम पर फूल अधिक आते हैं, या फिर मक्खियाँ अंडे देती हैं, मधुमक्खियाँ इन्हीं महीनों में अंडे देती हैं, या फिर तापमान उपयुक्त होता है, या किसान मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। हर व्यक्ति कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, हम किसी को नहीं रोक सकते हैं, और तापमान की भी बात नहीं है, पर मेन इसमें होता है स्वार्मिंग पीरियड की बात होती है। स्वार्मिंग पीरियड वो होता है, स्वार्मिंग पीरियड कहते हैं, जिसमें वो क्या करती हैं, अंडे देती हैं, या फिर जो रिप्रोडक्टिव उनका पीरियड होता है, ब्रीडिंग होता है। तो ब्रीडिंग सेशन जब सीज़न होता है उसी टाइम पर क्या होता है, हनी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा। मधुमक्खी पालन की बात यहाँ पर कर रहा है, आपको मधुमक्खी पालनी है तो आप कब शुरू करोगे? जब उनका ब्रीडिंग सीज़न होता है उस टाइम पे शुरू करोगे। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन में कक्षा में एक रिंग ऑफ फायर से संबंधित एक वो है, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना कि भैया क्या है कि जो है ना वो प्रशांत महासागर जो होता है ना उसके चारों तरफ महासागरीय तटीय भाग जो हैं वहाँ पर एक ज्वालामुखी की पट्टी मिलती है, जहाँ पर ज्वालामुखी और भूकंप आने की घटनाएं सामान्य बात होती है। इसे सक्रिय ज्वालामुखी के कारण इन क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है प्रशांत महासागर में। तो उसका रिलेशन कहाँ पर है? प्रशांत महासागर के चारों तरफ सक्रिय ज्वालामुखी हैं जहाँ पर भूकंप आने की सबसे ज़्यादा चांसेस होती हैं, तो इन तीनों को पूर्व को मिलाकर हम एक रिंग ऑफ फायर कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 1, 2, 3 जो होगा वो इसमें सही होगा। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों द्वारा उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान प्राप्त किया जा सकता है। बच्चे कैसे आत्मसम्मान और उच्च उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं? छात्रों को अवधारणा याद करने में लगाकर हम बच्चों को केवल बोलें क्या कॉन्सेप्ट है रट लो, या फिर अधिक शाब्दिक मूल्यांकन करके, या सहकारी अधिगम का पालन करके, या ज़्यादा गृह कार्य देकर। ठीक है, तो इसमें जो हमारा जो आंसर रहना चाहिए वो रहना चाहिए हमारा कि हम बच्चे को जब क्या काम करेंगे, सहकारी अधिगम जो बात करते हैं हम यहाँ पर,
सहकारी अधिगम का पालन करके, मतलब सहकारी अधिगम क्या है कि यह शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच में अच्छी समझ विकसित करने में सहायता करता है। ये साथ में अगर आप मिलके पढ़ोगे या आप और वो डिस्कशन कर रहे हो, बच्चे और आप में डिस्कशन हो रहा है किसी चीज़ को लेके, तो बच्चा उस चीज़ को बेहतर तरीके से सीखेगा और बेहतर तरीके से सीखेगा तो उसको रिप्रेजेंट भी अच्छे से कर पाएगा, जिससे ऑब्वियसली उसको अच्छी उपलब्धि मिल पाएगी, उच्च उपलब्धि मिल पाएगी और आत्मसम्मान की भी प्राप्ति होगी। तो ये थे हमारे आज के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कम से कम वीडियो को लाइक तो कर ही दें, ठीक है। और अगली वीडियो के साथ बहुत जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।